नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं कि एक निर्णायक मोड़ वाले दौर पर बात करेंगे। जी हाँ, वो 50 साल 1707 से 1757 तक, औरंगजेब की मौत से प्लासी की लड़ाई तक। बिल्कुल, एक ऐसा वक्त जब एक बड़ा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और कई नई ताकतें सिर उठा रही थी। और सिर्फ देसी ताकतें नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियां भी, खासकर अंग्रेज। हाँ, और ये विश्लेषण खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सिविल सेवा या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी, हम कोशिश करेंगे कि स्रोतों के आधार पर उस दौर की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तस्वीर साफ हो सके। बिल्कुल। तो एक नजर डालते हैं कि इस दौर में हुआ क्या क्या, मतलब मुख्य घटनाएं क्या थीं। हाँ, एक टाइमलाइन जैसा कुछ बना लेते हैं। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत, ये तो शुरुआत थी। फिर अगले करीब 12 साल, मतलब 1719 तक कमजोर बादशाहों का दौर रहा। दरबार में गुटबाजी, सैयद बंधुओं का दबदबा। अच्छा, किंग मेकर्स वाले सैयद बंधु। हाँ, वही। फिर 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला का लंबा शासन। नाम से ये जाहिर है, राजकाज से ज्यादा ध्यान कहीं और था। और इसी दौरान क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हुई। बिल्कुल। 1724 में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव रखी। उधर बंगाल में मुर्शिद कुली खां पहले से ही लगभग आजाद हो चुका था 1717 के आसपास से। और वो बड़ा हमला, नादिर शाह वाला। हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर हमला। उसने मुगल सल्तनत की रही सही इज्जत भी खत्म कर दी। फिर बंगाल में अलीवर्दी खां आए, है ना? 1740 में। जी। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बने। फिर 1746 से पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई। और मराठों की शक्ति भी तो बढ़ रही थी। हाँ, 1750 की संगोला संधि बहुत अहम है। इससे पेशवा असली शासक बन गए। फिर 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, कलकत्ता पर हमला किया। ब्लैक होल की घटना। हाँ, वो कथित घटना। फिर फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई सिराज और क्लाइव के बीच। और फिर जून 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। तो ये मोटी मोटी टाइमलाइन है। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। शुरुआत मुगल पतन से। औरंगजेब के बाद ऐसा क्या हुआ, क्या वजहें थी कि इतना बड़ा साम्राज्य बिखर गया? देखिए, वजह तो औरंगजेब के समय में ही पनप चुकी थी। उसकी दक्कन नीति ने खजाना खाली कर दिया था। मनसबदारी व्यवस्था में संकट था। धार्मिक नीति से भी कई वर्ग नाराज थे। और उसके उत्तराधिकारी, वो कमजोर थे। हाँ, बहादुर शाह प्रथम ने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखशियर, ये सब बहुत कमजोर साबित हुए। उनमें ना तो योग्यता थी, ना दूरदृष्टि। और दरबार की गुटबाजी, वो सैयद बंधुओं वाली बात। जी, दरबार तो साजिशों का गढ़ बन गया था। तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी अमीर सब अपने अपने गुटों में बटे थे। इसी में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान बहुत ताकतवर हो गए। उन्हें बादशाह बनाने वाला कहा जाने लगा। किंग मेकर्स। हाँ, वो जिसे चाहते तख्त पर बिठाते, जिसे चाहते उतार देते। फर्रुखसियर को तो उन्होंने अंधा करवाकर मरवा ही डाला था। बाप रे, फिर इनका अंत कैसे हुआ? आखिरकार दूसरे अमीर इनसे तंग आ गए। निजामुल मुल्क, जिसका असली नाम चिन किलिच खां था, उसकी मदद से बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में इनकी ताकत खत्म कर दी। हुसैन अली खान मारा गया, अब्दुल्ला खां को कैद कर लिया गया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में भी तो साम्राज्य सिकुड़ता ही गया। बिल्कुल, वो 1719 से 1748 तक बादशाह रहा, काफी लंबा वक्त। लेकिन उसके राज में प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया गया। वो खुद ही ऐशो आराम में ज्यादा रहता था, इसीलिए उसे रंगीला कहते थे। और तभी नादिर शाह का हमला हुआ 1739 में। जी हाँ, 1739, ये तारीख एकदम याद रखनी है। ईरान के शासक नादिर शाह ने हमला किया। करनाल में मुगल सेना हारी। फिर दिल्ली में भयानक कत्लेआम और लूटमाट हुई। कितना नुकसान हुआ होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। कहते हैं करोड़ों की संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूटे गए। मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। इस हमले ने मुगल बादशाहत को अंदर तक हिला दिया। मतलब इज्जत खाक में मिल गई। बिल्कुल। इसके बाद तो अहमद शाह अब्दाली के हमले भी शुरू हो गए। मुगल बादशाह बस नाम का रह गया। तो इसी खालीपन को भरने के लिए क्षेत्रीय ताकतें उभरी। बंगाल,
अवध, हैदराबाद। हाँ, यही हुआ। जब केंद्र कमजोर होता है तो सूबेदार ताकतवर हो जाते हैं। बंगाल में मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने ही दीवान बनाया था। बाद में वो सूबेदार बना। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की और 1717 तक तो वो लगभग स्वतंत्र शासक जैसा हो गया। लेकिन वो मुगलों को टैक्स भेजता था। हाँ, शुरू में भेजता रहा, पर प्रशासन, नियुक्तियां सब अपने हाथ में ले लीं। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन और फिर सरफराज खान नवाब बना। फिर 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज को हटाकर खुद नवाब बन गया। अलीवर्दी खान, उसने तो शायद टैक्स भेजना भी बंद कर दिया था। हाँ, उसने तो मुगल बादशाह को नजराना देना ही बंद कर दिया। वो बहुत काबिल शासक था। उसने मराठों के हमलों से बंगाल को बचाया और अंग्रेजों की चालों को भी वो समझता था। वो मधुमक्खी वाली बात उसी ने कही थी। जी हाँ, उसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि अगर उन्हें छेड़ोगे नहीं तो शहद देंगी, और अगर छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेंगी। यानी वो उनकी ताकत पहचानता था। बिल्कुल। फिर 1756 में उसकी मौत के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। अच्छा, और हैदराबाद और अवध का क्या हुआ? हैदराबाद की कहानी भी दिलचस्प है। निजामुल मुल्क चिन किलिच खान, जो पहले मुगल दरबार में वजीर था, वो दरबार की साजिशों से तंग आकर दक्कन चला गया। 1724 में उसने शकूर खेड़ा की लड़ाई में मुगल सूबेदार को हराकर दक्कन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और एक तरह से स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी। बादशाह ने उसे मान्यता दे दी। हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला मजबूर था। उसने निजाम को आसफ जहां की उपाधि दी और दक्कन का वाइसरॉय मान लिया। उधर अवध में सआदत खान, जिसका टाइटल बुरहान उल मुल्क था, उसने भी 1722 के आसपास अपनी स्वायत्त सत्ता कायम कर ली। वो भी मुगल सूबेदारी था। तो ये सब मुगल ढांचे के अंदर ही अपनी अपनी रियासतें बना रहे थे। हाँ, ज्यादातर शुरू में ऐसा ही था। वो मुगल बादशाह की सर्वोच्चता नाम के लिए मानते थे, पर अपने इलाके में पूरी तरह आजाद थे। और मराठे, उनका क्या सीन था? मराठे तो बिल्कुल अलग कहानी थे। वो मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे थे। औरंगजेब की मौत के बाद जब शाहू मुगलों की कैद से छूटा तो मराठों में सत्ता संघर्ष हुआ, लेकिन फिर पेशवाओं का उदय हुआ। पेशवा यानी प्रधानमंत्री? जी, पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर उसका बेटा बाजीराव प्रथम, 1720-1740। बाजीराव प्रथम तो एक जबरदस्त योद्धा और रणनीतिकार था। सुना है वो बहुत तेजी से हमले करता था, मस्तानी वाला। हाँ, वही। उसने हिंदू पद पादशाही का आदर्श सामने रखा और मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैला दिया। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, सब जगह मराठा झंडा फहराया। और वो चौथ और सरदेशमुखी वाली बात, वो क्या थी? ये मराठों के टैक्स थे। चौथ मतलब उपज या राजस्व का 1/4 हिस्सा, जो वो उन इलाकों से वसूलते थे जहां वो हमला ना करने का वादा करते थे। और सरदेशमुखी मतलब अतिरिक्त 10%, जो वो उस इलाके का वंशानुगत मुखिया सरदेशमुख होने के नाते वसूलते थे। ये अधिकार उन्हें मुगलों से मिला था? हाँ, 1719 में उन्होंने दिल्ली में सैयद बंधुओं के साथ एक संधि की थी, जिसके तहत उन्हें दक्कन के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। ये मराठों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर 1750 की संगोला संधि? जी, इस संधि से छत्रपति, जो सतारा में रहते थे, वो बस नाम के राजा रह गए। सारी असली ताकत पुणे में रहने वाले पेशवा के हाथ में आ गई। उस वक्त बालाजी बाजीराव पेशवा थे। मतलब एक तरफ मुगल कमजोर हो रहे थे, दूसरी तरफ बंगाल, अवध, हैदराबाद आजाद हो रहे थे और मराठे एक बड़ी शक्ति बन रहे थे। इसी बीच यूरोपीय कंपनियां भी थीं। हाँ, और वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जबरदस्त होड़ थी। EIC को चार्टर तो 1600 में ही मिल गया था ना? है ना? जी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। और फ्रेंच कंपनी 1664 में बनी थी। दोनों भारत में मसाले, सूती कपड़े, रेशम, शोरा वगैरह खरीदकर यूरोप में बेचते थे और भारी मुनाफा कमाते थे। इनके मुख्य अड्डे कहाँ थे? अंग्रेजों के पास कलकत्ता में फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और बॉम्बे था। फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र पौंडीचेरी था, जिसे फ्रांको मार्टिन ने 1673 में बसाया था। बंगाल में उनका चंद्रनगर था। और ये आपस में लड़ते भी थे? वो कर्नाटक युद्ध? हाँ, यही तो अहम मोड़ था। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस दुश्मन थे, तो उनकी कंपनियां भारत में भी लड़ने लगती थीं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। ये असल में यूरोप के ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का ही एक हिस्सा था। इसमें किसका पड़ला भारी रहा?
इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी साबित हुआ। उसने सेंट टोमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब की सेना को हरा दिया। डुप्ले ने ही ये तरीका निकाला कि भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में अपनी सेना भेजकर दखल दो और अपना प्रभाव बढ़ाओ। अच्छा, ये तो वही तरीका है जो बाद में अंग्रेजों ने अपनाया। बिल्कुल। डुप्ले ने इसकी शुरुआत की, पर इसका असली फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब आते हैं बंगाल पर, जहां प्लासी की जमीन तैयार हो रही थी। नवाब और ईआईसी में झगड़ा क्यों बढ़ा? अलीवर्दी खां तो पहले ही चिंता जता रहा था। कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह थी दस्तक का दुरुपयोग। 1717 में मुगल बादशाह फरूख सियर ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का फरमान दिया था, जिसे दस्तक कहते थे। अच्छा, तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि कंपनी के कर्मचारी इस दस्तक का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। वो भारतीय व्यापारियों को भी ये दस्तक बेच देते थे। इससे नवाब को बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा था। और किलेबंदी? हाँ, अंग्रेज बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे। फ्रांसीसी भी चंद्रनगर में ऐसा कर रहे थे। नवाब ने दोनों को रोका। फ्रांसीसी मान गए पर अंग्रेज नहीं माने। और कोई वजह? अंग्रेज नवाब के खिलाफ साजिश करने वालों को शरण देते थे। नवाब के मना करने पर भी सिक्के ढाल रहे थे। नवाब को पूरा सम्मान नहीं देते थे। ये सब बातें मिलकर टकराव का कारण बन रही थीं। तो जब 1756 में अलीवर्दी खां की मौत के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना, हाँ, तब हालात बिगड़ गए। सिराज नौजवान था, शायद थोड़ा गरम मिजाज भी। उसने अंग्रेजों से साफ कहा कि दस्तक का दुरुपयोग बंद करो, किलेबंदी रोको और हिसाब किताब ठीक करो। अंग्रेज नहीं माने? नहीं। तो सिराज ने जून 1756 में कासम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा किया और फिर कलकत्ता पर हमला करके फोर्ट विलियम जीत लिया। उसने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। और इसी वक्त वो ब्लैक होल वाली कहानी सामने आई। जी, अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने ये कहानी सुनाई कि सिराज के लोगों ने 146 अंग्रेज कैदियों को फोर्ट विलियम की एक छोटी सी कालकोठरी में रात भर बंद रखा, जिसमें दम घुटने से अगली सुबह सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे। क्या ये सच है? इस पर काफी विवाद है। समकालीन भारतीय या फारसी स्रोतों में इसका जिक्र नहीं मिलता। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि या तो ये घटना हुई ही नहीं या फिर मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई ताकि अंग्रेजों में नवाब के खिलाफ गुस्सा भड़के। अच्छा, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया? जो अंग्रेज बचकर भागे थे वो फुल्टा द्वीप पर चले गए। मद्रास खबर भेजी गई। वहां से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन सेना लेकर बंगाल आए। क्लाइव, ये नाम तो बार बार आता है। हाँ, क्लाइव बहुत चालाक और षड्यंत्रकारी था। उसने आते ही कलकत्ता के प्रभारी नवाब के अफसर माणिक चंद को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। अरे, मतलब नवाब के ही लोग बिक गए? हाँ, यही तो त्रासदी थी। माणिक चंद ने बिना लड़े ही कलकत्ता क्लाइव को सौंप दिया। ये जनवरी 1757 की बात है। फिर तो सिराज डर गया होगा? शायद, या उसे लगा कि मामला सुलझा लेना चाहिए। उसने 9 फरवरी 1757 को क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि कर ली। इस संधि में क्या था? इसमें सिराज ने अंग्रेजों की लगभग सारी मांगें मान ली। उन्हें व्यापार की पुरानी छूटें वापस मिल गईं, किलेबंदी करने की इजाजत मिल गई, सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया और लड़ाई के हर्जाने के तौर पर रकम देना भी मान लिया। ये तो सिराज की बहुत बड़ी कमजोरी साबित हुई होगी। बिल्कुल। इस संधि से अंग्रेजों के हौसले आसमान पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि नवाब कमजोर है और उसे हटाया जा सकता है। यहीं से प्लासी के युद्ध का षड्यंत्र। कलकत्ता जब अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, फिर उन्होंने क्या किया? यहीं से वो साजिश वाला एंगल शुरू होता है ना? बिल्कुल। कलकत्ता हारने की खबर जब मद्रास पहुंची तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। लेकिन अंग्रेज सिर्फ सेना के भरोसे नहीं थे। उन्होंने कूटनीति और कहिए कि साजिश का रास्ता अपनाया। अच्छा। क्लाइव ने नवाब के दरबार में जो लोग नाखुश थे उनसे संपर्क साधा और सबसे अहम कड़ी हाथ लगी मीर जाफर। मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था? जी हाँ, मुख्य सेनापति। उसे लालच दिया गया कि अगर वो साथ दे तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। ओह, तो मतलब मैदान में लड़ाई से पहले ही वफादारी की लड़ाई शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही समझा आपने। तो 23 जून 1757 को प्लासी में जो हुआ उसे एक पारंपरिक युद्ध कहना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ। वो एक विश्वासघात का मंचन ज्यादा था। सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा
खासकर जो मीर जाफर और उसके साथियों के नीचे था, वो लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ। वो बस खड़े देखते रहे। अरे बाप रे, मतलब अपनी ही सेना ने धोखा दे दिया। जी, नवाब की तरफ से तो बस कुछ वफादार सैनिक ही लड़े। तो फिर नतीजा तो साफ ही रहा होगा। हाँ, सिराजुद्दौला की हार हुई, उन्हें भागना पड़ा मैदान से। बाद में पकड़े गए और मार दिए गए। और मीर जाफर को वादे के मुताबिक नवाब बना दिया गया, लेकिन वो बस नाम का नवाब था, एक कठपुतली शासक जिसकी डोर पूरी तरह क्लाइव और कंपनी के हाथों में थी। और कंपनी का तो समझिए बंगाल पर असल नियंत्रण हो गया। भारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उनके हाथ आ गई। तो ये तो तात्कालिक असर हुए, लेकिन दूर तक देखें तो इसी घटना को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव माना जाता है। ये वो मोड़ था जहां से अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि शासक बनने की राह पर चल पड़े। तो अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो इस घटना की? हाँ, तो तारीख जरूर याद रखें। 23 जून 1757। किसके बीच? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और सबसे अहम बात, मीर जाफर का विश्वासघात। और नतीजा, भारत में अंग्रेजी राज की प्रभावी शुरुआत। इस सब राजनीतिक उथल-पुथल का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा था? असर तो यकीनन अच्छा नहीं था। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ गया था। बार बार के युद्ध, नादिर शाह और अब्दाली की लूटपाट, मराठों के हमले, इन सब से खेती और व्यापार को भारी नुकसान हुआ। रास्ते सुरक्षित नहीं रहे होंगे? नहीं, व्यापार मार्गों पर लूटपाट बढ़ गई थी। जागीरदारी संकट भी गहरा रहा था। मतलब जमीन कम थी और उस पर हक जताने वाले मनसबदार ज्यादा थे। किसानों पर बोझ बढ़ रहा था। लेकिन आपने कहा कि बंगाल जैसे क्षेत्रीय राज्य अमीर थे। हाँ, कुछ क्षेत्रीय राज्यों ने अपने स्तर पर हालात सुधारने की कोशिश की। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान ने भू राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाया, खेती को बढ़ावा दिया और व्यापार को भी सुरक्षा दी। इसलिए बंगाल उस वक्त भारत का सबसे समृद्ध सूबा माना जाता था। और यूरोपीय व्यापार का क्या रोल था? यूरोपीय कंपनियां, खासकर EIC, भारत से सूती कपड़ा, रेशम, मसाले, शोरा खरीदकर यूरोप में बेचती थीं और खूब मुनाफा कमाती थीं। क्या वो बदले में कुछ लाते थे? हाँ, यही खास बात है। उस वक्त भारत का निर्यात यूरोप को होने वाले आयात से कहीं ज्यादा था। मतलब भारत का व्यापार संतुलन पक्ष में था। अंग्रेजों को भारत से माल खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना और चांदी लाना पड़ता था, जिसे बुलियन कहते हैं। लेकिन ये स्थिति प्लासी की 1757 के बाद बदल गई। हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव था। प्लासी के युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर जाफर से भारी रकम वसूली और फिर 1765 में जब उन्हें बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी लगान वसूलने का अधिकार, तब क्या हुआ? तब उन्हें ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की जरूरत ही नहीं रही। वो बंगाल के किसानों से वसूले गए लगान के पैसे से ही यहाँ का माल खरीदते थे, अपनी सेना और प्रशासन का खर्च चलाते थे और बचा हुआ पैसा यानी मुनाफा ब्रिटेन भेज देते थे। अरे, मतलब भारत के ही पैसे से भारत का माल खरीद कर बाहर भेजना? बिल्कुल। इसी को धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। यहीं से भारत का आर्थिक शोषण सही मायनों में शुरू हुआ। इतिहासकार इसे उपनिवेशवाद का पहला चरण यानी वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, मर्केंटलिस्ट फेज मानते हैं, जिसका एक ही मकसद था भारत के संसाधनों को लूटकर ब्रिटेन को अमीर बनाना। 1757 इस लूट की शुरुआत का साल माना जा सकता है। बहुत अहम बात है। अच्छा, समाज और संस्कृति पर क्या असर हुआ इस दौर का? मुगल दरबार कमजोर हुआ तो दिल्ली का सांस्कृतिक प्रभाव भी कम हुआ। उसकी जगह लखनऊ, अवध, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, बंगाल, पुणे, मराठा जैसे नए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उभरे। वहां कला, संगीत, साहित्य, वास्तुकला को संरक्षण मिला। उर्दू भाषा और शायरी का भी खूब विकास हुआ। और आम समाज, क्या उसमें कोई बदलाव आया? नहीं, आम सामाजिक ढांचा ज्यादातर वैसा ही बना रहा। जाति व्यवस्था, रीति रिवाज, पारंपरिक मान्यताएं, उनमें कोई बड़ा बदलाव इस 50 साल में नहीं आया। शिक्षा का क्या हाल था? शिक्षा भी पारंपरिक तरीके से ही चल रही थी। हिंदुओं के लिए पाठशालाएं और मुसलमानों के लिए मदरसे। अंग्रेजों ने इस दौर में शिक्षा में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हाँ, जैसा पहले जिक्र हुआ, कलकत्ता मदरसा 1781 और बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 बाद में खुले, पर वो इस कालखंड 1707 से 1757 के बाद की बात है।
और कोई बड़े सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन हुए इस दौरान? नहीं, उस तरह के बड़े संगठित सुधार आंदोलन जैसे 19वीं सदी में राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए, वो इस दौर में नहीं दिखते। समाज काफी हद तक पारंपरिक ढर्रे पर ही चल रहा था। क्या इस समय में कोई बड़े विद्रोह या प्रतिरोध भी हुए थे जनता की तरफ से? देखिए, इस दौर का जो मुख्य प्रतिरोध था वो ज्यादातर राजनीतिक और सैनिक किस्म का था। मतलब क्षेत्रीय ताकतों का मुगल सत्ता से आजाद होने का संघर्ष। जैसे पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह की मौत के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। हालांकि 1716 में बंदा बहादुर को पकड़कर मार दिया गया। भरतपुर के जाटों ने भी लगातार विद्रोह किए और मराठों का पूरा विस्तार ही मुगल सत्ता के खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध था। किसानों या आदिवासियों के विद्रोह? उस तरह के बड़े संगठित किसान या आदिवासी विद्रोह जैसे हमें बाद में देखने को मिलते हैं, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह वगैरह, वो इस खास 50 साल के दौर की मुख्य विशेषता नहीं है। प्रतिरोध का चरित्र मुख्य रूप से राजनीतिक था, पुरानी सत्ता के खिलाफ नई शक्तियों का उठ खड़ा होना। समझ गया। अब अगर हम परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो क्या चीजें खास तौर पर याद रखनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए? बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए तथ्य बहुत जरूरी हैं। हाँ, जैसे साल। हाँ, साल बिल्कुल। 1707 औरंगजेब की मौत, 1719 सैयद बंधुओं से मराठा संधि, 1724 हैदराबाद राज्य की स्थापना, 1739 नादिर शाह का हमला, 1740 अलीवर्दी खान नवाब बना, 1746-48 पहला कर्नाटक युद्ध, 1750 संगोला संधि, 1756 सिराज का कलकत्ता पर हमला ब्लैक होल कथित, फरवरी 1757 अलीनगर की संधि और जून 1757 प्लासी का युद्ध। ये साल तो रट लेने चाहिए। और व्यक्तित्व कौन कौन से नाम है हमें? निजामुल मुल्क, असली नाम चिनकिलिच खान, उपाधि आसफ जां, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, सआदत खान अवध वाला, उपाधि बुरहानुल मुल्क, बाजीराव प्रथम। मराठा पेशवाओं का क्रम भी अहम है। फिर अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसीसियों में ड्यूप्ले, और हाँ, सैयद बंधु और मोहम्मद शाह रंगीला। स्थान और घटनाएं? स्थान जैसे कर्नाटक युद्धों के लिए, प्लासी अलीनगर जो कलकत्ता का ही नाम था, हैदराबाद अवध बंगाल। घटनाएं जैसे नादिर शाह का हमला, कर्नाटक युद्ध, ब्लैक होल, प्लासी का युद्ध। संधियां और कुछ शर्तें? संधियां और कुछ शर्तें। संधियां मुख्य रूप से संगोला संधि 1750 और अलीनगर संधि 1757, और शर्तें जैसे दस्तक, चौथ, सरदेशमुखी, इनका मतलब पता होना चाहिए। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के साल भी पूछे जा सकते हैं। EIC 1600, फ्रेंच कंपनी 1664। ये तो हुए प्रीलिम्स के फैक्ट्स। मेंस के लिए क्या जरूरी है? विश्लेषण। हाँ, मेंस के लिए विश्लेषण बहुत जरूरी है। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण सिर्फ औरंगजेब की नीतियां नहीं, बल्कि उसके बाद के हालात, उत्तराधिकार का युद्ध, दरबार की गुटबाजी, जागीरदारी संकट, सैन्य कमजोरी, भारी हमले, सब कुछ। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ, उनकी प्रकृति क्या थी, क्या वो पूरी तरह मुगल विरोधी थे, उनकी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां कैसी थीं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, व्यापार से राजनीति तक कैसे पहुंचे, अंग्रेज क्यों सफल हुए, प्लासी का युद्ध, ये सबसे अहम है। इसके कारण क्या थे, क्लाइव ने क्या षड्यंत्र रचा, मीर जाफर जगत सेठ राय दुर्लभ की क्या भूमिका थी, और सबसे जरूरी इसके परिणाम क्या हुए, इसने भारत के इतिहास को कैसे बदल दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक बड़ा मोड़ था। और एक बड़ा सवाल, क्या 18वीं शताब्दी का भारत अंधकार युग था जैसा कुछ अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं, या एक संक्रमण काल था जिसमें पुरानी व्यवस्था टूट रही थी और नई शक्तियां उभर रही थीं? इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्व देखने होंगे। क्रम बताया था MAS, मुर्शिद कुली, अलीवर्दी, सिराज। इसी तरह उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों या पेशवाओं के क्रम के लिए भी कुछ सूत्र बनाए जा सकते हैं। ये याद रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन 50 सालों का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 1707 से 1757 का दौर भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था। मुगल केंद्रीय सत्ता का तेजी से पतन हुआ। इसकी वजह से बंगाल, अवध, हैदराबाद,
मराठा, सिख, जाट जैसी क्षेत्रीय ताकतों को उभरने का मौका मिला। लेकिन ये ताकतें आपस में भी लड़ रही थी। हाँ, यही तो समस्या थी। उनमें आपसी एकता नहीं थी। वो मुगल ढांचे का इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर अपने अपने हित साधने में लगे थे। इसी राजनीतिक बिखराव और अंदरूनी कमजोरियों का फायदा यूरोपीय कंपनियों, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। उन्होंने व्यापार से शुरुआत की और फिर उन्होंने भारतीय राज्यों की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। कर्नाटक युद्ध इसी का उदाहरण है। और आखिरकार 1757 का प्लासी का युद्ध, ये एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ। कैसे? इसने न सिर्फ बंगाल पर ईआईसी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दिया, बल्कि पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं से भारत के एक उपनिवेश बनने और उसके आर्थिक शोषण, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद का रास्ता खुल गया। संक्षेप में, ये वो 50 साल थे जब भारत के अपनी कमजोरियों और बाहरी ताकतों की महत्वाकांक्षाओं ने मिलकर देश का भविष्य अंधकारमय बना दिया। सचमुच ये 50 साल भविष्य की पूरी कहानी लिख रहे थे। एक ताकत का डूबना, नई ताकतों का उभरना और फिर एक विदेशी ताकत का उन सब पर हावी हो जाना, सब इसी दौर में हुआ। बिल्कुल। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सोचने पर? यही कि क्या होता अगर उस वक्त की भारतीय शक्तियां जैसे मराठे, निजाम, बंगाल, अवध या मैसूर, हाँ। अगर वो अपने आपसी झगड़े और छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं को भूलकर यूरोपीय कंपनियों के बढ़ते राजनीतिक इरादों को वक्त रहते पहचान लेती, हाँ। अगर वो एकजुट होकर उनका सामना करती, तो क्या इतिहास कुछ और होता? कौन जाने, शायद होता। या शायद उनकी आपसी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। जी जरूर। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज का कोई भी पार्ट आपसे छूट न जाए।